नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने या अधिगम की आवश्यकता की पहचान से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लासेस में हमने कवर कर लिया था सीखने की आवश्यकता की पहचान या फिर अधिगम की आवश्यकता की पहचान के बारे में, यानी कि पूरे कंटेंट को हमने कवर कर लिए हैं लास्ट क्लासेस के माध्यम से। आज की क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट कि सीखना कैसी प्रक्रिया है, यानी कि जो लर्निंग है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है व्यावहारिक, ऑप्शन सेकंड है निरंतर, ऑप्शन थर्ड है आसान और ऑप्शन फोर्थ है अवरोधन। तो बतानी है कि जो लर्निंग है वो कैसी प्रक्रिया, यानी कि जो लर्निंग है प्रोसेस किस प्रकार का प्रोसेस है, ये व्यावहारिक प्रोसेस है या निरंतर प्रोसेस है या आसान है या फिर अवरोधन। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीखना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता, और इतना कठिन भी नहीं है कि कोई इस दुनिया में कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ना तो आसान हो सकता है और ना ही अवरोधन हो सकता है और ना ही व्यावहारिक होते हैं। जो सीखना है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है और जब तक वो इस धरती पर जब तक वो इस संसार में जीवित होता है तब तक वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। उसका कुछ ना कुछ नया विकास होता रहता है, और विकास का मतलब वो कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता है। और जो भी चीज़ें वो सीखता है वो लगातार सीखता है। इसीलिए सीखना जो है एक प्रक्रिया है, सीखना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका निरंतर। आई होप आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा और राइट ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो बालक किस अवस्था में सीखना प्रारंभ करता है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो कब सीखना प्रारंभ करता है। ऑप्शन में आपसे पूछा गया है जन्म के तुरंत बाद से, ऑप्शन बी है जन्म से 3 माह बाद से, ऑप्शन सी है जन्म से 2 सप्ताह बाद से, और ऑप्शन डी है जन्म से 6 माह बाद से। तो आप बताइए कि बालक किस अवस्था से सीखना प्रारंभ करता है। आपका राइट ऑप्शंस बताइए, क्या हो सकता है आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई होप आपने सही आंसर लगा लिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि बालक जन्म से 3 माह बाद से तो वो नहीं करता, और ना ही वो 2 हफ्ते बाद से सीखना प्रारंभ करता है, और ना ही वो 6 हफ्ते बाद से सीखना प्रारंभ करता है। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है वो तभी से सीखना प्रारंभ करता है, और जब तक वो इस संसार में जीवित होता है तब तक कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बालक जन्म के तुरंत बाद से सीखना प्रारंभ करता है। आई होप आपने राइट ऑप्शन लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है स्टूडेंट्स कि डैश से अनुभव तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि किस चीज से अनुभव और व्यवहार में आपके परिवर्तन होते हैं। रोने से होता है, या फिर गिरने से होता है, या फिर सीखने से होता है, या फिर पढ़ने से होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आपने कंटेंट के दौरान पढ़ा है इस तरीके से अनुभव से और बाकी चीज़ों से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। तो आपने कंटेंट में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा कि अभ्यास और अनुभव से व्यवहार में आया परिवर्तन जो है वो अधिगम कहलाता है। तो ना ही रोने से आपके अनुभव तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है, ना ही गिरने से और ना ही पढ़ने से। जब आप सीखते हैं, यानी कि जब आप लर्निंग करते हैं, तो लर्निंग से अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि आपने भी इसका सही उत्तर लगाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि समाज में सीखना किन किन स्तरों पर सहायक होता है, यानी कि जो आप सोसाइटी में सीखते हैं वो किस किस स्तर पर सहायक होता है, यानी कि किन किन स्तरों पर आपको हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तिगत स्तरों पर, ऑप्शन सेकंड है सामाजिक स्तर पर, ऑप्शन थर्ड है व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर, और ऑप्शन फोर्थ है वंशानुगत स्तर पर। तो बताइए समाज में सीखना
किन किन स्तरों पर सहायक होता है, यानी कि किन किन स्तरों पर हेल्प करते हैं। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि समाज में सीखना जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर भी करते हैं और सामाजिक स्तर पर भी आपको सीखने में मदद करते हैं। यानी कि समाज में आप व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और सामाजिक स्तर पर भी सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर वंशानुगत नहीं हो सकता और व्यक्तिगत एवं सामाजिक आपके थर्ड ऑप्शन में आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि आप जो समाज से सीखते हैं, आप व्यक्तिगत पर्सनल भी कुछ चीज़ें सीखते हैं और कुछ चीज़ें आप समाज के माध्यम से सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करते हैं, लेकिन आप वंशानुगत यानी कि वंशानुगत से आप कुछ नहीं सीखते। वंशानुगत आपका माता पिता से प्राप्त हुए जो गुण होते हैं उसी को वंशानुगत कहते हैं। तो उससे हम नहीं सीखते, हम व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं और सामाजिक रूप से सीखते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत एवं सामाजिक। आई होप आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट है आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए। यानी कि जब आपके बच्चे कुछ सीखे तो उसके लिए माता पिता की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है अग्रोन्मुखी, ऑप्शन सेकंड है निर्देशक और ऑप्शन थर्ड है परामर्शदाता और ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक। तो बताइए कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में यानी कि जब बच्चे सीखते हैं तो माता पिता की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए, यानी कि एज अ पेरेंट्स का जो रोल्स है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो पेरेंट्स क्या निर्देशक होने चाहिए यानी कि निर्देश देने वाले चाहिए, या फिर परामर्शदाता यानी कि गाइड करने वाले चाहिए, या फिर पेरेंट्स को शिक्षक होने चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अग्रोन्मुखी। तो देखिए ना तो आप निर्देशक होंगे, उससे बच्चे नहीं सीखते हैं, और ना ही छोटे बच्चे को आप परामर्श देते हैं तो सीखते हैं, और ना ही माता पिता उनके शिक्षक होते हैं। सभी माता पिता तो शिक्षक नहीं हो सकते, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, यानी कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, यानी कि सक्रिय होने चाहिए। माता पिता को भी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उनके सीखने पर ध्यान देना चाहिए, उनको सक्रिय होना चाहिए। जब माता पिता सक्रिय होंगे, समय पर बच्चों का ध्यान रखेंगे, कब उनका पढ़ने का समय है, कब उनका खेलने का समय, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, तभी उनके बच्चे सीख पाएंगे सही तरीके से। कब उनका स्कूल जाने का समय है, कब उनका पढ़ने का समय है, कब उनका खेलने का समय है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को ध्यान रखने हैं। यदि पेरेंट्स इस तरीके से ध्यान रखते हैं तो उनके बच्चे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है अग्रोन्मुखी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे टीचर का ही रोल है कि सभी बच्चों को जो है वो टीचर ही सिखाएंगे। इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता के भी रोल्स होते हैं, और यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पीटीएम के दौरान पेरेंट्स से मिलते हैं तो पेरेंट्स आप पर आरोप लगा सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे ने ये नहीं सीखा, हमारे बच्चे ने वो नहीं सीखा, तो आपने पता नहीं कैसे सिखाया है, बाकी बच्चे अच्छा सीखते, हमारे बच्चे नहीं सीख पाते, और स्कूल के बच्चे अच्छा सीखते हैं। तो इस तरीके से पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े कम जिनको ज्ञान होता है वो टीचर पर आरोप लगा देते हैं। तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए कि आप उनको कन्वेंस कर पाए कि ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ जो है, देखिए बच्चा 24 घंटे के अंदर सिर्फ 6 से 7 घंटा स्कूल में हो सकता है और 5 घंटे ही पढ़ाई करता है। बाकी के जो भी आवर्स होते हैं, जो घंटे होते हैं, वो बच्चे घर पर बिताते हैं। तो एक बच्चे के डेवलपमेंट में सिर्फ टीचर का रोल नहीं होता, बच्चे के डेवलपमेंट में उनके माता पिता का भी उतना ही रोल होता है, बल्कि उनका ज़्यादा होता है। वो घर पर ज़्यादा समय अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और पूरा टाइम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। इसीलिए उन माता पिता को भी अपनी भूमिका के बारे में पता होना चाहिए, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब आपको चीज़ें पता होंगे तभी आप पीटीएम के दौरान यदि आपसे पेरेंट्स मुलाकात करते हैं और आप पर आरोप लगाएं तो आप उनको कन्विंस कर पाएं। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको भी ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, यानी कि एक स्टूडेंट्स है जो अपनी क्लास में अक्सर प्रश्न पूछता है, तो ये सीखने की प्रक्रिया में बालक के किस स्वभाव को व्यक्त करता है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में जो बालक का स्वभाव है वो किस प्रकार का है, उसकी इच्छा है या फिर ये तत्परता है, यानी कि वो तैयार है, या फिर वो जिज्ञासु है, या फिर आप अन्वेषक है। तो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इजीली कि अगर बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है तो ये सीखने की प्रक्रिया में बालक जिज्ञासु स्वभाव को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जिज्ञासु। आई होप आपने इसका राइट ऑप्शन लगा दिया होगा और आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि बच्चों में रुचि बनाए रखने हेतु सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त है। तो सीखने की शिक्षण विधि उपयुक्त है, या सीखने की करके सीखना विधि उपयुक्त है, या बुद्धि परीक्षण विधि उपयुक्त है, या फिर मूल्यांकन विधि। तो आपको बताना है कि बच्चों में रुचि को बनाए रखने के लिए सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो ना ही शिक्षण विधि उपयुक्त होती है और ना ही बुद्धि परीक्षण विधि और ना ही आप मूल्यांकन विधि का उपयोग करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग विधि और सबसे अच्छी विधि, सबसे बेस्ट मेथड अगर मैं बताऊं तो आपको है करके सीखना, यानी कि बच्चे जितना ज़्यादा खुद से करके सीखेंगे उतना ही ज़्यादा वो नॉलेज को गेन कर पाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। इसीलिए आपको एज अ टीचर इस बात को ध्यान रखना होता है कि बच्चे के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, और आप कोशिश ये कीजिए कि बच्चों के सामने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट करें और बच्चे उन्हें स्वयं से हल करें। जब वो स्वयं से हल करेंगे तभी वो चीज़ों को सीख पाएंगे और उनके लिए भी बेस्ट होगा, क्योंकि जब वो खुद से सॉल्व करते हैं तो वो लंबे समय तक याद रखते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा, जो चीज़ आपको टीचर ने सिखाया है, आपको टीचर ने बहुत सारी चीज़ें सिखाया है लेकिन सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं है, बट जो चीज़ आपने खुद से सीखी है, खुद से जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, वो शायद ही आप बहुत कम भूलते होंगे। इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड टीचिंग में आपको ध्यान रखना है करके सीखना। और करके सीखना एक ह्यूरिस्टिक मेथड होता है जिसे हम खोज विधि कहते हैं। इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो एज अ टीचर आप यदि बच्चों में इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें करके सीखने के विधि का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है स्टूडेंट्स के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए, जब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो ये आपने कंटेंट के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन होता है, और जब आप बार बार अभ्यास करते हैं और अभ्यास करने से जो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है उसको हम सीखना कहते हैं। तो इसलिए ना तो परिपक्वता और ना ही अभिप्रेरणा और ना ही अनुकूल वातावरण, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा आपका सीखना। यानी अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखते साथ पहले ही लगा दिया होगा। तो आपको 8 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आपने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपने पहले से सीखा है तो उसको स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता। देखिए, यहाँ पर शब्द बताया गया है कि आपने कोई चीज़ पहले सीखा है और उसको स्मरण का मतलब होता है स्टूडेंट्स याद रखना। ध्यान रखेंगे, स्मरण का मतलब होता है याद रखना, या फिर पुनः स्मरण का मतलब ही होता है कि आप दोबारा याद कर रहे हैं। तो जब आप कोई चीज़ पहले से जानते हैं, कोई चीज़ आपने सीख रखी है और उसको याद रखने में आप असफल हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तर्कना कहते हैं, या फिर विस्मृति कहते हैं, या फिर नैतिक दुविधा कहते हैं, या फिर दुश्चिंता कहते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप इजीली बता सकते हैं कि स्मरण रखने को हम बोलते हैं याद रखना, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्मृति।
ठीक। तो स्मृति का मतलब होता है स्मरण रखने की योग्यता, यानी कि स्मरण रखने में आप सफल हो जाते हैं तो आपकी स्मृति यानी कि आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हाई है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने की असफलता या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो स्मृति से पहले यदि आप वी लगा देंगे तो विस्मृति का मतलब होता है कि आप स्मरण रखने में असफल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा विस्मृति, क्योंकि इसमें ना तो तर्कना की कोई बात है और ना ही नैतिक दुविधा और ना ही दुश्चिंता, ये सारे ऑप्शन गलत है। इसका राइट ऑप्शन है विस्मृति। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को मुख्य रूप से अधिगम हेतु क्या आवश्यक होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको मुख्य रूप से अधिगम हेतु यानी कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है, यानी कि किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को अधिगम के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है पुरस्कार, ऑप्शन सेकंड है अनुकरण, ऑप्शन थर्ड है अभिप्रेरण और ऑप्शन फोर्थ है ये सभी। बताइए आप कि बच्चों को मुख्य रूप से अगर अधिगम करना है तो उसके लिए कौन सी चीज की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगा दिया होगा। देखिए, आप बच्चों को पुरस्कार भी देंगे क्योंकि पुरस्कार ज़रूरी होता है। बीच बीच में जब आप पुरस्कार देते हैं तो बच्चे जो है वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो जाते हैं। बच्चे अनुकरण से भी अधिगम करते हैं, यानी कि आप जो चीज़ें सिखाते हैं, जो चीज़ें पढ़ाते हैं उसका रिपीटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं, तभी वो चीज़ों को सीख पाते हैं। तो ये भी आवश्यक है। और अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन, आप पुरस्कार देंगे, सकारात्मक देंगे, नकारात्मक देंगे। मान लीजिए कि बच्चे को आप बार बार समझा रहे, आपने 2 बार 4 बार 10 बार समझा दिया बट वो फिर भी नहीं समझ रहा है या फिर वो जानबूझ के इसको इग्नोर करता है या अपना होमवर्क करके नहीं लाता, ठीक है, तो इस केसेस में आपको उसे नकारात्मक पुनर्वलन भी देना होगा, ठीक है। और अगर बच्चा अच्छा करता है तो आप उसे सकारात्मक पुनर्वलन देंगे। तो कहीं ना कहीं ये अभिप्रेरणा के पार्ट होते हैं। तो पुरस्कार के साथ साथ अनुकरण भी ज़रूरी है, अभिप्रेरणा भी ज़रूरी है। तो तीनों ही ऑप्शन बेस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। यानी बच्चों को मुख्य रूप से अधिगम के लिए पुरस्कार, अनुकरण या अभिप्रेरणा, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन यानी कि जो आपने 10 क्वेश्चन इसमें किए हैं सीखने की आवश्यकता की पहचान में, तो आपने देखा ये सारे प्रश्न किस तरीके से थे और आपने जो कंटेंट पढ़ा उससे रिलेटेड किस किस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बाकी क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।